हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल WPS में। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था MSBTE का, महाराष्ट्र स्टेट का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। MSBTE का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था और ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे। डी फार्मा सेकेंड ईयर का, इससे पहले मैंने आपको फार्माकोलॉजी का अपलोड करके रखा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको अगर वीडियो को समझना है तो लास्ट तक के बने रहने होंगे, और मैं आपको लास्ट में इसका PDF का आंसर भी प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कहाँ से ये मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आप लोग देखते तो वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं रहते हैं, कोई कमेंट नहीं रहते हैं, तो भाई ये करके जाया करो, क्योंकि हमारा भी इससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है। अगर आप लोग सिर्फ देखते हैं और लाइक करके नहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद कुछ कमी रही होगी, तभी कुछ लाइक और कमेंट नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस TCA साइकिल along with its energetics। तो TCA साइकिल क्या होता है? देखो, आपने क्या देखा होगा, पढ़ा होगा, क्रेब साइकिल आपने पढ़े होंगे। क्रेब साइकिल उसी को बोलते हैं TCA साइकिल, ठीक है ना। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या उसी को TCA साइकिल या क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये आप जब मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आपको मिलेगा। इसमें क्या दिया गया है, ये क्या होता है, इन द एनारोबिक पूरा पाथवे को बताया गया है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन करना होगा। क्या कहा गया है, इन द एनारोबिक पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, नहीं बाद में उसको भी बता दूंगा। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, उसके बाद में पायरुवेट के बाद में क्या होता है, जब वो पायरुवेट बन जाता है तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, ये चलता है। जब एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है तो वो फिर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस बताया है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये थोड़ा इंटरमीडिएट पाथवे होता है जिसमें पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में बनता है, और जैसे एसिटाइल कोएंजाइम A में बनता है फिर ये लास्ट में ये वाला पॉइंट खास करके एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम वगैरह कहाँ पाए जाते हैं तो बताया गया है, इट इज एरोबिक पाथवे। यहाँ पे अब देखो, ऑक्सीजन रहेगा तभी ये पाथवे होगा। इससे पहले आपने जो पढ़ा ग्लाइकोलिसिस ये वाला, इसमें ऑक्सीजन नहीं भी रहता तब भी हो जाता है, बट इस केस में आपको ऑक्सीजन कंपलसरी है। दिस रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसा, तो उसके अंदर ये होता है। रिएक्शन देख लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्यादा पूरा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सारे ये स्टेप याद रखने हैं कि क्या क्या बनता है। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A से क्या बन जाता है, सिट्रिक एसिड, फिर सिट्रिक एसिड से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम वगैरह भी लिख लेना, सिट्रेट, सिंथेटेज, ये सारी चीजें है। ठीक है ना, एकोनिटेज यहाँ पे बन जाता है। तीसरा क्या है, सारे आप इसे याद रखो। आइसोसिट्रेट जब बन गया तो आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, फिर ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बनेगा, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है। ठीक है, उसके बाद में अब कहाँ कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर सब दिया गया है। फिर उसके बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम A से क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है, और सक्सिनेट से किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट से फिर मैलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैलेट में, उसके बाद में आपको मैलेट से ऑक्सेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। और ये क्रेब साइकिल का पूरा दिखाया गया है आपको, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनियल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ये पूरा आपको दिखाया गया है। तो ये क्रेब साइकिल है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार पूछा जाता है, तो इसका आपको यहाँ से ऑलवेज लॉन्ग आंसर यहाँ से बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना होगा। एनर्जी कितना यहाँ पे लगा, कितना प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे क्या है, जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बना था तो उस टाइम पे 3, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है ना, ये कहीं कहीं मेंशन नहीं था, कहीं कहीं नहीं, तो 3 ये अलग से याद रखो। उसके बाद में ये 12 बनता है। ठीक है ना,
ये अलग से इंटरमीडिएट है। जब पायरुवेट आपको कहाँ पे बना था, आपको बताया हूँ ग्लाइकोलिसिस में बना है। और ग्लाइकोलिसिस ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से फिर ये जब वो सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, टीसीए साइकिल, तो इसके बीच में ये यहाँ पे 3 एटीपी पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे बन जाता है। बाकी इसके अंदर 12 बनते हैं, जो 12 यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है ना। कहाँ पे आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सेलो सक्सिनेट बनता है तो वहाँ पे 3 बनता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पे 3 बन जाता है, ठीक है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, यहाँ पे 1 बनता है। सक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट बनता है, वो आप जा करके पूरा देखो ग्लाइकोलिसिस ये क्या बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में आपको 3 यहाँ पे बन जाता है। टोटल अगर बात करेंगे इसको मिला करके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 होगा, नहीं तो फिर 12 होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इसको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा तो ठीक है ना। यहाँ पे देख लो पूरा यही यहाँ पे दिखाया गया है। NAD बनता है और FAD बनता है, ये सारी चीजें यही है। ADP बनता है, AD बनता है, NAD, यही सारे एनर्जी के सोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एनर्जी का दिखाया गया। बाकी थ्योरी आप यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई, तो इसे देखा जाए कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा। मान लो कोई स्ट्रक्चर है इसे, ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोक्सी क्या OH ग्रुप आप अक्सर देखते होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर रहता है ऐसे ही रहता है। तो इसमें पॉली हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप किसको बोलते हैं, OH ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं। या कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं उसको ना, C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन ग्रुप ज्यादा हो सकते हैं। ये कब विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इनका ब्रेकडाउन करेंगे तो। वैसे देखा जाए तो कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH2O, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर N लगाओगे तो यहाँ पे L लगा दो, और N का नंबर आप चेंज कर सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो पूरा, ऐसे तो चेंज होता रहेगा, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो वही मैंने आपको बताया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। एंड आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है ना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन मैंने बताया। केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या एल्डिहाइड, या तो वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, CHO ग्रुप लगेगा, या OH ग्रुप लगेगा, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड टू, शुगर हो सकता है, नॉन शुगर हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी दिया है, शुगर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ मेंशन बिलो। मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, ठीक है ना। आर सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑफन, तो यहाँ पे देखो मोनोसैकेराइड मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, जब से जो सबसे छोटा होगा जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते उसको बोलते हैं। उसके बाद में दे हैव जनरल फार्मूला, ये मोनोसैकेराइड का फार्मूला होता है CnH2n, यहाँ पे H2n और ON, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद में दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में दे आर फर्दर क्लासिफाइड, किसकी बात कर रहा है, मोनोसैकेराइड की ही बात कर रहा है। ऑन द यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बेस पे देखो तो एल्डोजेस होते हैं, कीटोजेस होते हैं, ठीक है। एल्डोजेस में जैसे व्हेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड इज एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसमें इसको क्या बोल देंगे, एल्डोजेस। और अगर उसमें क्या हो सकता है, कीटोन ग्रुप रहेगा तो कीटोजेस। एग्जांपल देख लो, एल्डोजेस का ग्लूकोज, कीटोजेस का फ्रुक्टोज, ठीक है। क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, और एक जगह पे कीटोन, यहाँ पे CHO लगता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगता है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको समझेगा, बाद में मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा आपको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, अब ट्राइओजेस, टेट्राओजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना कार्बन है तो उसके हिसाब से 3 कार्बन का अगर है तो उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, 4 कार्बन है तो एरिथ्रोज। एग्जांपल सब दिया, 5 कार्बन ये, ठीक है ना, 6 कार्बन, आपको सबसे ज्यादा आपको 6 कार्बन पढ़ने होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हेप्टोजेस आएगा, तो सारे मतलब नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओ, एग्जांपल लिखते जाओ। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा, 2 से लेकर के 10 तक का, 2 से लेकर के 10 तक का मोनोसैकेराइड होते हैं, उसको बोलते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट ओलिगोसैकेराइड फर्दर, इनको भी अब देखो 2 से 10, अगर 2 हैं तो इनको डाइसैकेराइड कहोगे। अब डाइसैकेराइड मतलब याद रखना, डाई मीन्स होता है 2,
तो जब दो मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज यहाँ पे देख लो और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड हैं, बट ये दोनों मिल करके एक डाइसेकेराइड बना लिया। और यहाँ पर भी क्या होता है, ये भी डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। और अच्छा, इनका कभी कभी पूछता है कि इनका क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन आप याद करके जाओ। फिर ट्राइसेकेराइड ऐसे आएगा, ट्राइसेकेराइड में भी आपको क्या करना है, क्लास ऑफ ओलिगो का यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 रहेगा। एग्जांपल याद रखना, ज़्यादा नहीं याद करने की जरूरत है, एक एक ही याद करोगे तब भी चलेगा। ऐसे नॉन शुगर, अब यहाँ से जब 4 से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उनको बोलते हैं नॉन शुगर। पॉलीसेकेराइड आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट विद द हायर मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे अब देखो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मोर देन 10, क्योंकि यहाँ पे पॉली वर्ड आ गया ना, मोर देन 10 आप याद रखो। पॉलीसेकेराइड में भी अब क्या हो सकते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो मतलब कि सब एक जैसे से रहेंगे, 10 रहेंगे, मोर देन 10 रहेंगे, बट सब एक जैसे रहेंगे। इस केस में मोर देन 10 है, बट क्या है इस केस में, देखो होमोसेकेराइड का एग्जांपल देखो, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। हेट्रो में मान लो एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, एक ट्राई एंगल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ऐसे आप समझ लो कि अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का दिया गया है। ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड पूरा वही जो हमने पढ़े उसको दिया गया है। आप एक क्लिक करके सारे, चाहे आप फ्लो चार्ट में बना लो, चाहे ऐसा बना लो, ठीक है, सारे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में 1C व्हाट इज द एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, और एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का। तो आपको क्या करना है, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम का काम क्या होता है, पहले तो आप एंजाइम याद रखो। एंजाइम किसी भी रिएक्शन को ज्यादातर बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है ना, बट ये इनहिबिशन वर्ड आया है मतलब ये खुद स्टॉप करेगा, एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करेगा। क्या लिखा है, एंजाइम इनहिबिशन आर द सब्सटेंस विच लोअर डाउन द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम के रिएक्शन को ये कम करेगा। They produce their effect by acting on the coenzyme, apoenzyme and prostate group। ये एंजाइम में बहुत डिफरेंट टाइप के ग्रुप रहते हैं, वहां पे जाकर के बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम के रिएक्शन को रोक देते हैं। They also act by inhibiting the combination of substrate with the enzyme, या फिर ये सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन कर करके एंजाइम के रिएक्शन को रोक देते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, अब यहाँ पे इनहिबिशन क्लासिफाई किया गया है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव और ऑलोस्टेरिक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे 3 बताए गए, 3 इसके ग्रुप है, उनके बारे में बताया गया है। कॉम्पिटिटिव टाइप का देख लो, दे द इनहिबिटर्स एंड सबस्ट्रेट हैव द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, दोनों का यहाँ पे जो यहाँ पे इनहिबिटर है, मान लो कोई आपको रोकने आ रहा है, और क्या है सबस्ट्रेट, दोनों एक जैसे है। जैसे मान लो होता है ना कभी कभी हम शक्ल टाइप का, तो यहाँ पे हम शक्ल दोनों का एक ही जैसा, स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। अब स्ट्रक्चर एक जैसा होता है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाती है। सो दे आर बोथ कॉम्पिटिटिव विद द ईच अदर टू बाइंड विद द एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम से बाइंड करने के लिए दोनों आपस में लड़ जाते हैं। द इनहिबिटर्स इज सक्सेसफुली इन दिस कॉम्पिटिशन, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। सो एन एंजाइम इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है एंजाइम इनहिबिटर। मान लो कि चलो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है और आप क्या करते हो उसको, भाई आपने उससे बहुत सारे प्रॉमिस करके रखे हो, बट यहीं पे दूसरा आ जाता है जो क्या करता है, वो पैसे वाला है, ठीक है ना, तो क्या करेगी आपकी गर्लफ्रेंड, इसके साथ चली जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पे पैसे वैसे का मैटर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे नेचर के हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, उसके साथ भी बाइंड हो सकता है, और क्या बन जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स कैन नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट जो आपने सोच के रखा था वो नहीं हो पाता है, विच कैन फॉर्म ओनली बाय द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंजाइम प्लस इनहिबिटर्स, ये क्या हो जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, सारा मामला हो गया गड़बड़ हो गया। तो क्या हो सकता है, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में मिला होता, इनहिबिशन नहीं होता, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता और प्रोडक्ट भी बनता, बट ऊपर वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये भी कभी कभी जरूरी होता है, उसके लिए ये बात की गई है यहाँ पे। फिर एग्जांपल देख लो, द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है। तो
ये कहाँ की बात है, ये आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में TCA साइकिल जो भी आपने पढ़े उसमें सक्सेनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में होता है। तो यहाँ पे एंजाइम अगर आप जाकर के देखेंगे स्टेप में पढ़ेंगे तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, बट उसी के जगह पे आ जाता है माइलोनिक एसिड और ये रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये वही स्ट्रक्चर दिखाया गया, लगभग दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों के पास में COH है, सी मतलब दोनों का मिलता जुलता है, इसलिए ये रिएक्शन रुक जाती है। अब आगे बढ़ेंगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का इस केस में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन डज नॉट इन्वॉल्व कॉम्पिटिशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम। द इनहिबिटर्स, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बट क्या होगा इसमें, द इनहिबिटर्स अफेक्ट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंट द डिसोसिएशन टू रिलीज प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, उसके साथ में जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट है पहले से है और यहाँ पे आकर के इनहिबिशन भी इसके साथ में दोस्ती करके उसी के साथ में रहेगा, उसको अपने मंजिल तक का नहीं पहुंचने देगा, उसको प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, उसको घुमा करके रखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एंजाइम विद SH ग्रुप आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाय द मेटल आयन लाइक Ag+ और Hg++। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया कि इसमें ठीक है आप साथ में रहो सब कुछ रहो, बट एक और उसमें एडिशनल आ गया, अब दो के बीच में तीसरा आ गया तो क्या होगा, आपको आपने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन डज नॉट रिक्वायर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है। ऑल्सो द इनहिबिशन कैन नॉट रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स भी नहीं हो सकता, एक बार बाइंड कर लिया तो बाइंड कर दिया। ठीक है, फिर अलोस्टेरिक तो पूछा नहीं गया है, एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव का डिफरेंस भी मैंने दे दिया है, आपको जितना आंसर चाहिए तो वो हो गया है, बट ये सब एक्स्ट्रा है, कभी आपसे पूछेगा तो आप इसको पढ़ के जाना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो वरना मैं नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज द एम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे। एम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे क्या होता है, ये वही है ग्लाइकोलिसिस जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बता रहा था आपको क्रेब्स साइकिल। भाई ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर से। ठीक, तो क्या हो सकता है, द ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो ग्लूकोज पायरुविक एसिड, फिर वही बातें यहाँ पे रिपीट की गई हैं, इसी को एम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे कहते हैं। और ये एनारोबिक है फेज है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़ा बाहर होता है। ठीक है ना, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी सेम जैसे आपने वहाँ स्टेप पढ़े थे, यहाँ पर भी स्टेप पढ़ लो। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एंजाइम वगैरह देख लो। ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और फ्रुक्टोज यहाँ पर भी एंजाइम देख के जाओ। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। उसके बाद में आपको क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। उसके बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फो बनता है, फिर 2 से फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, फिर फॉस्फो इनॉल पायरुवेट से इनॉल पायरुवेट, और इनॉल पायरुवेट से कीटो पायरुवेट, और कीटो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, समझ में आई होगी बात। इसको आप सारे स्टेप बाय स्टेप करके जाओ। ठीक है, यहाँ पे इसका एक और था वो छूट गया है, इसमें फ्लो चार्ट रह गया। ठीक है ना, फ्लो चार्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका फ्लो चार्ट भी होता है और वो रह गया। ठीक है ना, बट फिर भी आप ये 11 स्टेप करके जाना, वैसे ये इनफ है, बट फिर भी साइकिल है तो साइकिल पढ़ के जाना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन था तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करके जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या करना है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेल ऑर्गेनाइज। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कैन नॉट कन्वेंटली कंसीडर अंडर द फॉलोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसको क्या कहा गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में ही हमको पढ़ना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पेप्टाइड चेन होते हैं, पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच लिंक। अब यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है ना, ये पूरा सीक्वेंस है जो है लिंक है एक दूसरे से। और यहाँ पर भी देखो अमाइनो एसिड का पूरा सीक्वेंस है जो एक दूसरे से लिंक है, ये पूरा एलानिन, ग्लाइसिन, हिस्टीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ये सारे अमाइनो एसिड का
जो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है ना। और प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक दूसरे से लिंक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द कॉइलिंग, यहाँ पे कॉइल बन जाता है, देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा सा, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड, देखो भाई पूरा स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। तो सेकेंडरी वाला थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अच्छे से करके जानना होगा, ठीक है। इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नेबरिंग अमाइनो एसिड विच अकर्स एट द साइट ऑफ द, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अमाइनो एसिड का क्या हो जाता है, कॉइलिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, ये सारी चीज़ें आपको हेलिकल स्ट्रक्चर सब होता है, आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग करके जाओ, इसके बारे में थोड़ा सा रीड करके जा सकते हो। तो ये अल्फा हेलिकल के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे रिवर्स टर्न और पैलिएट, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में क्या आपको मिलेगा, 1 का F, एक्सप्लेन द रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू एक्सेस फंक्शनल ऑफ किडनी, किडनी के टेस्ट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे मार्क्स भी बताया गया है। 1 मार्क में क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, इनलिस्ट कर देना है, और 4 मार्क्स में इसको एक्सप्लेन करना है। तो किडनी के टेस्ट के लिए ग्लोमेरुलर टेस्ट होता है, ट्यूबुलर टेस्ट होता है, ये आप पढ़ के जा सकते हो। और एनालिसिस ऑफ ब्लड सीरम हो सकता है, यूरिन एग्जामिनेशन हो सकता है, क्लियरेंस टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें टेस्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अगर आपको ये नहीं याद होगा तो लास्ट वाले कुछ आपको इजी मिलेंगे, जैसे यूरिन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट आप करके जा सकते हो, और एनालिसिस आप ब्लड सीरम कर सकते हो, यूरिन का एग्जामिनेशन करके जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैटी एसिड का के बारे में बताया गया है। तो होता क्या, जो फैट होते हैं बहुत लॉन्ग चेन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ से मतलब उनका क्या होता है, दो वहाँ से दो कार्बन एटम का बनकर के वहाँ से रिमूव होता है। देखो ईच साइकिल, यहाँ पे पहले तो ये देख लो बीटा ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड, जैसे अल्फा बीटा गामा ऐसे कार्बन होते हैं, तो बीटा कार्बन की बात कर रहा है, बीटा कार्बन से 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन एटम निकल जाते हैं, ठीक है, उसी को बोल रहा है यहाँ पे। तो ईच साइकिल, अब ये बार बार चलती है, ईच साइकिल रिजल्ट देता है रिमूवल ऑफ 2 कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम द कार्बोक्सिल एसिड ऑफ फैटी एसिड। सो इन ईच साइकिल फैटी एसिड इज मेड शॉर्टर बाय द 2 कार्बन। अब देखो 2 कार्बन तो निकल गए हैं, तो इसलिए 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे कि मान लो 5 स्टेप यहाँ पे है, 5 स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्टिवेशन सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिटाइल कोएंजाइम में, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम में। ये पूरे स्टेप दिखाए गए हैं, अगर आपको नहीं समझेगा तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बता दिया गया कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये आप करके जाना, और वही सारी चीज़ें जो ऊपर आपने ये 5 पॉइंट है, इसी 5 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हर एक पॉइंट के अंदर, थायोकाइनेस, ठीक है। उसके बाद में पूरा वो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, ये पूरा दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ कैसे कैसे होगा, कौन सी एंजाइम लगने वाली है, ये आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, बट पेपर को एक्सप्लेन करना कुछ ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट को लेकर के पूरा एक्सप्लेन करता तो वहाँ पे और आसानी होती। अब ये पेपर, जितने भी पेपर मैं करवा रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं सारे आते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो सेम क्वेश्चन रिपीट करना, बार बार वो चीज़ें आती रहती, इसलिए मैंने हेडिंग एक्सप्लेन किया है। तो आप ट्राई करो कि इसको पढ़ने का अगर कुछ भी रहता है तो आप मुझे बताओ, जब मैं इसको सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा तो आपको और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है ना। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।